जैसा कि आपने देखा था, हमने लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हम ये सब देख चुके हैं। थोड़ा सा पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लें हम। हमने पहले देखा था सेल। सेल के 3 कंपोनेंट थे। कौन-कौन से? एक था न्यूक्लियस, एक था आपका न्यूक्लियस, दूसरा था सेल मेम्ब्रेन और तीसरा था आपका साइटोप्लाज्म। सेल मेनली इन 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो साइटोप्लाज्म में हमने सेल ऑर्गेनेल के बारे में सुना था। हमारे 4, 5 या 6 मेन सेल ऑर्गेनेल हैं, ऑर्गेनेल्स, जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करने जाने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब चीज़ आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सेल। पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेल के, जो हमारी लाइफ में हम बार बार पढ़ने को मिलेंगे हमें आगे भी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक पिक्चर आ गई आपके सामने। आपकी ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है। इसमें बहुत सारे सेल दिखा रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपके पास हम्म, यहाँ पे आपके पास एक ये न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है। ये आपकी मेन सेल है समझने के लिए। फैट सेल है। फैट सेल सबसे ऐसी होती है। आपके पास स्पर्म है, ओवम है। ये आपकी बोन सेल है। ये आपकी स्मूथ मसल सेल है। ये आपकी ब्लड सेल है। स्मूथ मसल भी हमारे पास 3 टाइप की होती है। जो मसल होती है ना, जो हमारी जो मसल्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं। एक होती है स्ट्रेटेड, एक होती है अनस्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड और थर्ड होती है आपकी कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल आपकी यही वाली होती है। स्ट्रेटेड मसल को ही हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल की जो सेल होती है वो कुछ ऐसी होती है, दिखने में कुछ ऐसी। ठीक है। हम्म, तो आपके पास ये अलग अलग तरीके की सेल है। आप देख सकते हो इनका कैसा स्ट्रक्चर है। और हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ, सबसे बड़ी सेल कौन सी है। अगर किसी ने हमसे ये पूछे सबसे बड़ी सेल कौन सी है हमारी बॉडी में, तो हम क्या जवाब देंगे? तो वहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक लॉन्गेस्ट सेल और एक लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल का मतलब है सबसे बड़ी सेल और लॉन्गेस्ट सेल का मतलब है सबसे छोटी सेल। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है आपकी तो जो आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी कौन सी है आपकी? नर्व सेल। और नर्व सेल का एक और नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। नर्व सेल का एक और नाम है जो कि क्या है? न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल भी कहते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। इसका जो लंबाई होती है वो कम से कम आपकी 1 मीटर तक जा सकती है। मतलब 1 मीटर लंबी ये सेल आराम से आपकी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओवम। जो ओवम सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो लार्जेस्ट का मतलब है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई में हमारे पास न्यूरॉन सबसे बड़ी है जो 1 मीटर तक जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी सेल की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी सेल जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, वो कौन सी है? स्पर्म। जी हाँ, आपका स्पर्म जो कि प्यूबर्टी के बाद ही रिलीज होना शुरू होता है। तो स्पर्म जो है वो सबसे ज़्यादा छोटी सेल है हमारी बॉडी में। ठीक है, स्पर्म के बारे में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आज की वीडियो में हम सेल वॉल को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल क्या है? इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल के पास एक और बाहर कवरिंग होती है जो कि बहुत ही ठोस होती है। यहाँ लिखा है ना रिजिड, यहाँ पे आपका लिखा है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ठोस। जो बहुत ही ठोस है मतलब मजबूत है या फिर मजबूत है, उसको हम कहते हैं रिजिड। तो जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ठोस है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है।
ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। एक और आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, जो कि क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल का काम क्या है? अच्छा, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो खाली बैक्टीरिया में या प्लांट सेल में हमें मिलेगी। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नहीं मिलती। ठीक है, हमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, खाली बैक्टीरिया के सेल में और प्लांट सेल में मिलेगी। और देखो आगे क्या लिखा है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी इसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं लिख सकते। ये जो मॉलिक्यूल है सेलुलोज, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड दिस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ मतलब जो प्लांट सीधा खड़ा है, ब्रांच उसकी सीधी खड़ी है, तो उसकी सेल में क्या है? सेलुलोज है। उसकी सेल में क्या है? सेलुलोज है, जो कि हार्ड सब्सटेंस है, जो उसे ठोस बनने का एविडेंस है। हमारी जो स्किन है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सॉफ्ट है। हमारे पास सॉफ्ट सेल है क्योंकि एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, खाली प्लांट सेल में होगी और बैक्टीरियल सेल में होगी। और वो जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो बहुत ही ठोस होती है, क्योंकि किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की। सेलुलोज ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही हार्ड है और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है प्लांट को सीधा खड़े रहने के लिए। जो उसका स्ट्रक्चर है उसको सीधा खड़ा रहने के लिए मदद करता है। ठीक है, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell wall from the cell wall. This phenomenon is called plasmolysis. अब देखिए क्या है आपके पास, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में, जब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को देखा था, हमने हमने दो प्रोसेस पढ़े थे पिछली वीडियो में। एक था डिफ्यूजन, दूसरा था ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज होना सेल के अंदर या बाहर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या था? वाटर की मूवमेंट। क्या था? वाटर की मूवमेंट। वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ? वाटर मूवमेंट या तो इनसाइड से आउटसाइड, या फिर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इनसाइड से आउटसाइड, या फिर इसका उल्टा, आउटसाइड से इनसाइड। वाटर मूवमेंट होती है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, और क्या पढ़ा था हमने? हाइपरटोनिक। तो अब क्या होता है, हाइपरटोनिक में तो क्या था, सेल के अंदर पानी चले जाता है और सेल क्या होता है? सूज जाता है, सेल स्वेलअप हो जाता है। और आइसोटोनिक में दोनों तरफ पानी सेम रहता है, दोनों तरफ जो पानी की कंसेंट्रेशन है सेम होती है, तो ना पानी अंदर जाता है ना पानी बाहर जाता है। साइज सेल का रिमेन वैसा का वैसा ही रहता है जैसा का पहले था। और हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। सेल श्रिंक हो जाती है क्यों? सेल के अंदर पानी की ज़्यादा कंसेंट्रेशन होती है और बाहर कम होती है, तो सेल से पानी बाहर चले जाता है और सेल जो है वो पतली हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसी प्रोसेस को, जो हाइपरटोनिक वाला सॉल्यूशन है ना, इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देखो कैसे, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब कोई लिविंग प्लांट सेल पानी लॉस करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी का लॉस करता है, तो वो क्या होता है? श्रिंकेज, यानी सिकुड़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी सिकुड़ना, कि खिंचाव होता है और वो सिकुड़ जाता है। क्या क्या चीज़ सिकुड़ जाती है? कंटेंट ऑफ द सेल। कंटेंट ऑफ द सेल जो है, जो सेल का सारा कंटेंट है, सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो वो सारा सिकुड़ के सेल वॉल से दूर चले जाएगा। देखो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है सेल की। सेल वॉल क्या है? एक आउटर कवरिंग है। जैसे मानो ये सेल वॉल है आपकी, और इसके अंदर जो सेल है ना, जो सेल है वो सिकुड़ के पतली होके अंदर रह गई है इतनी। सेल वॉल पहले पूरी यहाँ से यहाँ तक थी, पूरी यहाँ से कोने तक थी, लेकिन सिकुड़ने के बाद इतनी रह गई है, तो सेल वॉल से दूर चला गया सेल। जो रियल सेल है सेल वॉल से दूर चला गया। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें सेल जो है पानी को लॉस करता है और श्रिंकेज करता है, सिकुड़ जाता है और सारा कंटेंट सेल वॉल से दूर चले जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, प्लाज्मोलाइसिस। और बाकी पुरानी वीडियो भी, जो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, अगर डिटेल में समझना है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो हम आपकी देख देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। अब हम टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं सेल के। सेल के हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं। सेल के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है, दो टाइप्स है सेल के, ठीक है। पहला है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक,
ओके। दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे प्रो है ना, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर या पहले, और कैरियो, कैरियो का मतलब है, यहाँ पे कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले, यानी जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो फॉल्स होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। खाली जो हमारा क्रोमोसोम या डीएनए मटेरियल होता है वो सेल के अंदर ऐसे ही सर्कुलर ऐसे प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यू का मतलब यहाँ पे होता है ट्रू या फिर आफ्टर, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है, यानी सेल वॉल है तो सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के फिर अंदर जाके हमारे पास डीएनए या फिर क्रोमोसोम वगैरह अंदर मिलते हैं न्यूक्लियस के। यहाँ पे फ्री लिविंग है, फ्री है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं। फॉल्स न्यूक्लियस कह देते हैं हम इस स्टेज को। ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, और ट्रू न्यूक्लियस मतलब आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो सेल के ये दो टाइप्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है आपका बैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया की सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, वो सारी प्रोकैरियोटिक होती है। ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बताओ, तो बैक्टीरियल सेल। और यूकैरियोटिक में आपकी कौन सी आएगी? जो प्लांट सेल है और साथ में एनिमल सेल है, वो आपकी कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है, यानी इसके पास न्यूक्लियस है। और बैक्टीरिया सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, उनका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए मटेरियल है, वो फ्री लिविंग है, फ्री है सेल के अंदर। ठीक है, आउटर कवरिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं, ओ सॉरी डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। ठीक है, आइए। डिफरेंस क्या है? एक और पिक्चर आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें पहला लिखा है साइज जनरली कितना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? 1 से 10 माइक्रोन मीटर। कितना होता है? माइक्रोमीटर। ये जो साइन है ना, म्यू और मीटर, ये साइन है आपका माइक्रो का। ठीक है, ये साइन है माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर देखिए कितना किसके इक्वल है? 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल। तो इतना छोटा साइज है जो हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इसे देखने के लिए। और यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक में सेल का साइज कितना है? 5 से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। यहाँ पे 10 तक जा रहा है, यहाँ 100 तक जा रहा है। तो किसका साइज बड़ा है? यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है। अब देखो न्यूक्लियर रीजन, अब यहाँ पे इसने डैश छोड़ रखा है, यहाँ हम भरेंगे। न्यूक्लियर रीजन क्या है? यूकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियर रीजन है? वेल डिफाइंड है, यानी न्यूक्लियस के पास जो है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, अब्सेंट है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि क्या है ये? प्रो। प्रो का मतलब क्या? न्यूक्लियस से पहले वाली कंडीशन, बिफोर न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है इसमें? सिंगल। इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, जो कि कैसा होता है आपका? अगर मेरे पास सेल है ना, तो सेल के अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम ऐसे कुछ, या सर्कुलर या स्पाइरल सा बन जाता है, जाल सा, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक, या फिर हम इसे वेब लाइक ना बोल के थ्रेड लाइक बोल सकते हैं। वेब लाइक ना बोल के हम इसे थ्रेड लाइक बोल सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को हम सिंगल क्रोमोसोम होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल की बात करूं, तो हमारे पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के। कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स का मतलब हर एक पेयर में दो हैं, इसका मतलब टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम है, टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम है। ओके, और लास्ट में हमें दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जो सेल ऑर्गेनेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक में सेल में वो अब्सेंट रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब
एब्सेंट नहीं, सॉरी, कि परसेंट होते हैं, वो सब परसेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनेल यहाँ पे परसेंट है और यहाँ एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, यूकैरियोटिक में परसेंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे आपके इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ओके, आई होप आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और साथ में सेल वॉल भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम यहीं पे आज हम अपना एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।